जय हिंद छात्रों। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत ही बढ़िया होंगे और अपनी पढ़ाई जो है मजेदार तरीके से कर रहे होंगे। देखिए, आज हम आपको इस क्लास में क्लास 12 में केमिस्ट्री में जो आपका लेसन है विलयन या सॉल्यूशन, उसका बहुत ही मजेदार और इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट टॉपिक समझाने वाले हैं, जिसका नाम है राउल्ट का नियम। देखिए, ये आपका नियम जो है लगभग परीक्षा में 4 नंबर का पूछा जाता है, जिसमें आपको जो है नियम लिखना पड़ता है, इसका फॉर्मूला लिखना पड़ता है और इसकी सीमाएं भी वो लोग पूछ लेते हैं। तो आज हम इसी का जो है पोस्टमार्टम करने वाले हैं इस क्लास में, तो ध्यान से समझिएगा। चीजें बहुत ही आसान है और अच्छे समझ में आने वाली हैं। तो देखिए, यहाँ पर सबसे पहले हमें एक बर्तन लेना है। यहाँ पर देखिए, हमने आपको बताया था कि केमिस्ट्री में बर्तनों की आवश्यकता बहुत ही जो है ज्यादा पड़ती है हमको, ठीक है। अब देखिए, इस बर्तन में हमें क्या भरना है? विलायक। क्या भरना है? विलायक। ये मान लो कोई भी एक द्रव्य जो क्या है, विलायक है। विलायक क्या होता है? आपको इतना तो पता होगा, जब विलयन चैप्टर तक पहुंच चुके हैं तो फिर इस टॉपिक तक। देखिए, विलायक वह होता है जो है जिसकी मात्रा विलयन में अधिक होती है, और विलेय वह पदार्थ होता है जिसकी मात्रा कम होती है विलयन में, ठीक है। अब देखिए, ये क्या है? आपका कोई विलायक है। इज इट क्लियर? ये क्या है? कोई एक विलायक है। अब देखिए, इस विलायक में हम एक क्या मिला रहा है यहाँ पर? विलेय मिलाएं, सॉरी, हाँ, विलेय मिलाएंगे। क्या मिलाएंगे? कोई भी एक विलेय पदार्थ मिलाएंगे, जो कि कैसा होगा? जो होगा आपका अवाष्पशील वैद्युत अनवघट्य पदार्थ। अब देखिए, नाम बड़ा अजीब लग रहा है आपको, हमको सब क्लियर करे दे रहा है। जो कैसा है? वैद्युत अनपघट्य। वैद्युत अन अनपघट्य घट्य। देखिए, इसका मतलब क्या होता है? देखिए, वैद्युत अनवघट्य पदार्थ का मतलब होता है कि ऐसे पदार्थ जिनमें जो है धारा फ्लो ना हो, मतलब क्या है? करंट फ्लो ना हो। और वैद्युत अपघट्य पदार्थ क्या होते हैं? जिनके जलीय विलयन में जो है धारा प्रवाहित हो जाए। इज इट क्लियर? हमने अभी क्या बताया कि कोई भी एक विलायक है, उसमें हम क्या मिला रहा है? वैद्युत अनवघट्य पदार्थ। इसका मतलब क्या हुआ? जैसा कि हमने आपको अभी समझाया है कि ऐसे पदार्थ जिनके जलीय विलयन में विद्युत धारा का प्रवाह नहीं हो, जैसे कि यूरिया हो गया, ग्लूकोज शर्करा, ठीक है। ये कैसे हैं? और विद्युत अपघट्य क्या होते हैं? जैसे NaCl है, मतलब सोडियम क्लोराइड है। इज इट क्लियर? अब देखिएगा, अगर हम किसी विलायक में वैद्युत अनपघट्य पदार्थ विलेय के रूप में मिलाते हैं, तो क्या होगा? जो इसका क्या होगा? वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन। क्या? आपेक्षिक अवनमन। अवनमन का मतलब क्या होता है? कमी। क्या होता है? कमी। मतलब क्या है? वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन किसके बराबर हो जाएगा? ये हो जाएगा विलेय के मोल प्रभाज के। बस इतना सा आपका जो है ये फॉर्मूला है, विलेय के मोल प्रभाज के जो है ये बराबर हो जाएगा। देखिएगा, वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन का मतलब क्या है यहाँ पर? जैसे मान लो कोई भी एक विलयन है, और उसको हम उबाल रहे हैं पानी पर, जो है आपके फ्लेम पर या फिर कोई भी ताप पर, ठीक है। अगर हम उसको उबाल रहे हैं, उसमें कोई हम बाहर से एक विलेय पदार्थ आकर घोल देंगे, तो क्या होगा? उसकी जो उबलने की क्षमता है थोड़ी सी धीमी हो जाएगी, मतलब उसमें कमी आ जाएगी। तो इसका मतलब वही है कि कमी आना किस में? उसके जो वाष्प दाब, मतलब क्या है, उसके जो उबलने की क्षमता है या खौलने की क्षमता है, उसमें क्या आ जाएगी? कमी आ जाएगी। इज इट क्लियर? अब देखिए, इस फॉर्मूले को, इस सूत्र को हम किस प्रकार से इसका नियम बनाते हैं, किस प्रकार से इसका नियम होता है, ध्यान से समझिएगा। देखिए, इनडायरेक्टली हमें इसमें करना क्या है कि वाष्प दाब का जो आपेक्षिक अवनमन है वो किसके बराबर हो जाएगा? आपके विलेय के मूल प्रभाज के। और ये मूल प्रभाज आपको हम पिछले टॉपिक में समझा चुके हैं बहुत ही प्यारे तरीके से। देखिए, यहाँ पर सूत्र आपका जो इसका नियम है वो किस प्रकार से है कि इस नियम के अनुसार जब किसी विलायक में, ये क्या है? आपका विलायक है, जब किसी विलायक में कोई अवाष्पशील विद्युत अनपघट्य पदार्थ, ये क्या हो गया? विद्युत अनपघट्य पदार्थ घोला जाता है, तो विलयन के वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन, ये क्या है? विलयन का क्या हो गया? वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन विलेय के मोल प्रभाज के बराबर होता है। बस इतना सा आपका जो है फॉर्मूला है। देखिए, अब देखिए, इसका फॉर्मूला किस प्रकार से लिखेंगे हम लोग? इसका फॉर्मूला होगा आपका P0 माइनस PS अपॉन PS बराबर, ये किसके होंगे? मोल प्रभाज के, स्मॉल n अपॉन स्मॉल n प्लस कैपिटल N, ठीक है। ये क्या है? आपका फॉर्मूला है। ये राउल्ट का नियम का क्या है? आपका फॉर्मूला है।
अब देखिए मेनली आपका पूछा जाता है तनु विलयन के लिए, किसके लिए? तनु विलयन के लिए, तनु विलयन के लिए। देखिए तनु विलयन में क्या होता है, विलय की मात्रा जो है बहुत कम होती है, तो इसी वजह से यहाँ पर क्या हो जाएगा, स्मॉल एन प्लस कैपिटल एन बराबर हो जाएगा आपका कैपिटल एन। देखिए स्मॉल एन का मतलब क्या होता है, यहाँ पर विलय के मोलों की संख्या, और बटे में क्या है, कुल मोलों की संख्या, कुल घटकों के मोलों की संख्या। अब देखिए तो यहाँ पर जो स्मॉल एन है, जो यहाँ पर नगण्य माना जाता है, मतलब ना के बराबर, बहुत ही कम सूक्ष्म होता है, तो इसी वजह से स्मॉल एन प्लस कैपिटल एन बराबर एन रखना है हमको, ठीक है। अब आप कहो सर इसमें शून्य क्यों नहीं, देखो बिल्कुल शून्य नहीं रखना है, तनु का मतलब होता है बहुत ही कम मात्रा में क्या होता है, विलय की मात्रा होती है। अब देखिएगा जब हम यहाँ पर स्मॉल एन प्लस एन की जगह पर कैपिटल एन रख देंगे तो क्या सूत्र बन जाएगा आपका, पी नॉट पी एस अपॉन पी एस इज इक्वल टू स्मॉल एन अपॉन कैपिटल एन। ये आपका एक जो है फॉर्मूला निकल के आ गया। अब आपको इतना तो पता है कि स्मॉल एन का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, डब्ल्यू अपॉन एम, ठीक है। डब्ल्यू का मतलब यहाँ पर क्या है आपका विलय का भार, और बटे में एम क्या है, विलय का अणुभार। सेम ऐसा ही हम जो है यहाँ पर भी लिख सकते हैं। तो क्या लिखेंगे यहाँ पर, पी नॉट माइनस पी एस अपॉन यहाँ पर क्या है पी एस, बराबर कुछ नहीं करना है, केवल यहाँ पर क्या रखना है, इसका फॉर्मूला। तो क्या हो जाएगा, स्मॉल डब्ल्यू अपॉन स्मॉल एम बटे कैपिटल की जगह पर क्या हो जाएगा, कैपिटल डब्ल्यू अपॉन कैपिटल एम। तो आपका फॉर्मूला क्या बनेगा, फॉर्मूला बनेगा आपका, देखिएगा पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी एस बराबर किसके बराबर हो जाएगा, ये स्मॉल डब्ल्यू अपॉन स्मॉल एम गुणा, गुणा में क्या हो जाएगा आपका, गुणा में हो जाएगा कैपिटल एम अपॉन कैपिटल डब्ल्यू। इसी से आपके न्यूमेरिकल सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं, तो ये फॉर्मूला जरूर आप जो है याद रखें। ये और ये बात तो एक ही, बस हमने इसमें जो है मान रख दिए हैं। अब देखिएगा इसमें हम आपको जो है क्लियर करे दे रहे हैं किसका क्या मतलब है, तो ध्यान से समझिएगा, पी नॉट और पी एस, स्मॉल एन छोड़ो डायरेक्ट लिख रहा है, स्मॉल डब्ल्यू स्मॉल एम, और यहाँ पर जो है आपका कैपिटल एम। अब देखिएगा पी नॉट का मतलब क्या है, शुद्ध विलयन का वाष्प दाब, ये क्या है, शुद्ध विलयन का वाष्प दाब, इज इट क्लियर। और पी एस क्या है, यहाँ पर विलयन का वाष्प दाब, विलयन का वाष्प दाब। और स्मॉल डब्ल्यू क्या है, स्मॉल डब्ल्यू है आपका यहाँ पर विलय का भार, क्या है, विलय का भार। और स्मॉल एम क्या है, विलय का अणुभार, विलय का अणुभार, क्या है, विलय का अणुभार। कैपिटल एम क्या है, विलायक, विलायक का अणुभार। और कैपिटल डब्ल्यू क्या है, विलायक का भार, कैपिटल डब्ल्यू क्या है, विलायक का भार। ये है आपका कैपिटल डब्ल्यू, विलायक का भार, ठीक है। ये आपके जो है नाम हमने क्लियर कर दी, जिससे कि अब कोई प्रॉब्लम ना हो। अब देखिए इसी में हमने समझना है राउल्ट के नियम की जो सीमाएं हैं, क्या सीमाएं, सीमाएं। देखिए सबसे पहले आपको ध्यान में रखना है कि ये जो है तनु विलयन पर ही लागू होता है। तो पहला पॉइंट क्या बनाएंगे हम लोग, कि यह तनु विलयन पर लागू होता है। एक बात और और याद रख लीजिए इसके, देखिए इसमें क्या होता है कि आपको ताप को स्थिर रखना पड़ेगा। तो इसमें एक पॉइंट क्या बनाएंगे हम लोग, कि इसमें इसमें ताप स्थिर रहता है, इज इट क्लियर। अब देखिएगा इसमें हमारा अगला पॉइंट क्या बनेगा, कि यह जो है
अवाष्पशील पदार्थ पर जो है लागू होता है। किस पर? अवाष्पशील पदार्थ पर। तो हम क्या लिखेंगे? देखिए हमने भी यहाँ पर क्या लिया था, जो है अवाष्पशील विद्युत अनपघट्य पदार्थ लिया था। तो इसमें क्या हो जाएगा आपका कि यह जो है, यह अवाष्पशील, यह अवाष्पशील पदार्थ पर लागू होता है। ठीक है, एक बात और लिखना है। तो एक आप लास्ट क्या लिख सकते हैं इसमें, इसमें लास्ट क्या लिखेंगे आप लोग कि यह जो है विद्युत अनपघट्य के विलयन के, कौन से? विद्युत अनपघट्य। देखिए ये क्या है आपका? विद्युत अनपघट्य पदार्थ के विलयन पर। तो इसमें क्या लिखेंगे? यह है विद्युत अनपघट्य पदार्थ के विलयन पर लागू होता है। ये क्या हो गई आपकी इसकी सीमा है। तो आप इसे बहुत ही प्यारे तरीके से नोट कर लीजिएगा। और अगर आपको वीडियो समझ में आई हो, अच्छी लगी हो, तो एक प्यारा सा कमेंट जरूर छोड़िएगा जय हिंद सर करके, जिससे कि हमें भी थोड़ा सा मोटिवेशन मिल सके। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट ऐसे इंटरेस्टिंग क्लास में। और हाँ, अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो इसको सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, तो इसे नोट कर लो या फिर इसका स्क्रीनशॉट कर लो।